लोग आरबीआई तथा उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसे में रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य जो है वो निम्नलिखित होते हैं। तो आरबीआई के कार्यों को मुख्य रूप से मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 3 भागों को पुनः सुविधा के लिए उप भागों में विभाजित किया गया है। तो आरबीआई का जो प्रमुख और मुख्य कार्य है वह पहला कार्य है परंपरागत कार्य। परंपरागत कार्यों के तहत मुख्य रूप से यह आता है कि नोट को जारी करना या पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। दूसरा इसका परंपरागत कार्य आता है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। तीसरा इसका आता है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। और चौथा इसका आता है विदेशी मुद्रा के प्रबंधन एवं नियंत्रण का कार्य। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका आता है साख नियंत्रण का कार्य। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसलिए ऐसे में इसके परंपरागत कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है। इसके बाद आरबीआई का दूसरा जो है प्रमुख कार्य है वह आता है प्रोत्साहनात्मक एवं विकासात्मक कार्य। प्रोत्साहनात्मक कार्यों के तहत मुख्य रूप से हम लोग इसमें भी 5 मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला इसका कार्य है कृषि विकास का कार्य करना। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है औद्योगिक विकास का कार्य करना। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है आयात निर्यात के प्रोत्साहन का कार्य करना। और चौथा इसका कार्य है आंकड़ों के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य। ऐसे आंकड़े जो राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं, गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित हैं। और अगला इसका 5वां कार्य आता है जो है प्रशिक्षण का कार्य। इसके बाद तीसरा इसका मुख्य जो कार्य आता है वो आता है अन्य कार्य। अन्य कार्य समय समय पर कभी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार से आरबीआई अन्य कार्यों को भी करता है। तो अन्य कार्यों में आप पढ़ सकते हैं विमुद्रीकरण का कार्य। विमुद्रीकरण अर्थात जब नई नोट को लाने के लिए सरकार पुरानी नोटों को बंद कर देती है, अर्थात जब देश के अंदर काला धन और नकली नोटों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ जाता है तब सरकारें पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को चलन में लाती है। उसका विस्तार से हम लोग वर्णन करेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए हम लोग आरबीआई के पहले प्रमुख कार्य परंपरागत कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परंपरागत कार्यों में भी पहला कार्य है पत्र मुद्रा को जारी करना। पत्र मुद्रा यानी कागजी नोट। तो भारत में आरबीआई को पत्र मुद्रा जारी करने का एकाधिकार मिला हुआ है। तो भारत में चलने वाली सभी प्रकार की नोटों में 2 रुपए से लेकर के 2000 तक की सभी नोटों को जारी करने का एकाधिकार आरबीआई को दिया गया है। आरबीआई जो भी नोट जारी करता है उन नोटों पर 2 रुपए से 1000 रुपए या 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की सभी नोटों पर आरबीआई के तात्कालिक या वर्तमान गवर्नर का हस्ताक्षर पाया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ आई कि चलन में सिर्फ 2 रुपए से 2000 की ही नोट नहीं होती हैं। चलन में तो 1 रुपए की नोट और जो है सिक्के भी पाए जाते हैं। तो ये जो है 1 रुपए की नोट और सभी प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसीलिए 1 रुपए की नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। फिर ये ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि जो 1 रुपए की नोट और सभी प्रकार के सिक्के हैं वो चलन में यानी सर्कुलेशन में लाने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। जारी जरूर जो है भारत सरकार करती है लेकिन सर्कुलेशन में चलन में लाने का कार्य भारत में जो भी 1 रुपए की नोट और सिक्के होंगे उन्हें चलन में लाने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब ये सवाल बनता है कि ये कागज की नोट है जो इसे सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी या फिएट मनी भी कहा जाता है। तो ये जो नोट है वो आरबीआई और भारत सरकार के विश्वास पर चलन में चलती है। विश्वास बना रहे इसीलिए भारत में नोट जारी करने की जो शुरुआती प्रणाली थी यानी 1935 से लेकर 1956 तक उस प्रणाली को कहा जाता है आनुपातिक कोष प्रणाली। आनुपातिक कोष प्रणाली को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम।
प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यह था कि जिसके तहत यह प्रावधान था कि जितने मूल्य की नई पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा जारी की जाती थी उतने मूल्य की मूल्यवान प्रतिभूतियां आरबीआई को अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ती थी। ऐसे में यह एक महंगी जो है नोट जारी करने की प्रणाली थी। इसीलिए आरबीआई ने आनुपातिक कोष प्रणाली को जो है 1956 में त्याग दिया और 1957 से भारत में न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाया गया। न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए जो है आनुपातिक कोष प्रणाली क्या थी। आनुपातिक कोष प्रणाली जो 1935 से 1956 में देश में चल रही थी उसमें यह था कि जितने मूल्य की नई पत्र मुद्रा आरबीआई जारी करेगा उतने मूल्य की मूल्यवान प्रतिभूतियां अपने पास रखेगा। जितने भी मूल्य की जारी करेगा उसी के अनुपात में, अगर 1 करोड़ की नई नोट छापता है तो 1 करोड़ रुपए के बदले 1 करोड़ की सिक्योरिटी आरबीआई अपने पास रखेगा। उस 1 करोड़ की सिक्योरिटी में आरबीआई 40% सिक्योरिटी गोल्ड यानी स्वर्ण में रखेगी, से 60% सिक्योरिटी वह रुपए में या विदेशी मान्य प्रतिभूतियों में रख सकता था। अब ऐसे में जो है आनुपातिक कोष प्रणाली बहुत महंगी साबित हो रही थी, इसीलिए सरकार ने 1956 में ही न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम तो लागू कर दिया। लेकिन ध्यान रहे इस बात को, 1956 में तो लागू किया लेकिन इसमें यह था कि इसमें यह प्रावधान 515 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखकर नई पत्र मुद्रा जारी की जा सकती है। 515 करोड़ की सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी। इसको भी सरकार ने कम करके 31 अक्टूबर 1957 ईस्वी से, फिर से डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली में संशोधन किया गया और संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि कम से कम 200 करोड़ की सिक्योरिटी रखकर आरबीआई जितनी चाहे उतनी नई पत्र मुद्रा जारी कर सकता है। इसीलिए न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 से चलाई गई और आज तक चलती है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली में भी वही शर्तें रखी गई कि जो सिक्योरिटी 200 करोड़ रुपए की आरबीआई रखेगा उसमें 115 करोड़ का स्वर्ण अर्थात सोना रखना अनिवार्य था। शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, एसडीआर रख सकता है। अर्थात 115 करोड़ का सोना रखना अनिवार्य था, शेष 85 करोड़ में कुछ भी रखा जा सकता है। तो यह ध्यान रहे, आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में नोट जारी करने की प्रारंभिक कौन सी प्रणाली थी? आनुपातिक कोष प्रणाली। आनुपातिक कोष प्रणाली कब छोड़ दी गई? 1956 ईस्वी में। आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पे कौन सी कोष प्रणाली आई? न्यूनतम कोष प्रणाली या न्यूनतम विदेशी आरक्षित प्रणाली भी इसको कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो आप बस इतना याद रखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 में आया और उसके तहत 200 करोड़ की सिक्योरिटी रख के नई पत्र मुद्रा को जारी किया जा सकता है। यही नोट जारी करने की प्रणाली है। अब यहाँ फिर सवाल आता है, भारत में जो नोटें थी उस नोटों में एक महत्वपूर्ण बात और आई कि भारत में 1861 से लेकर 1934 तक आजादी से कोई भी बैंक नोट जारी कर सकता था। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद ने भारत में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1938 में जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज पांचवें के स्थान पर जॉर्ज छठवें के चित्र वाले नोटों का प्रचलन प्रारंभ कर दिया। जॉर्ज छठवें के स्थान पे अब भारत जब आजाद हुआ तो भारत सरकार ने जॉर्ज छठवें के स्थान पर 1949 से अशोक स्तंभ को नोटों में प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लगा। फिर इसके बाद गांधी जी को भी श्रद्धांजलि देनी थी, तो ऐसे में भारत में गांधी छाप नोटों का भी चलन शुरू हुआ और गांधी की 100वीं जयंती पर यानी 1969 ईस्वी में
गांधी जी के 100वीं जयंती पे 100 रुपए की नोट पर गांधी जी के चित्र जो है डाले गए। फिर इसके बाद गांधी छाप नोटों का और भी आगे क्रम बढ़ता रहा और 1987 में 500 रुपए के वाटर मार्क में गांधी जी का चित्र डाला गया, मुस्कुराते हुए गांधी जी का। और इसके बाद जो है फिर 1996 से सभी नोटों पर गांधी जी के चित्र वाटर मार्क के साथ साथ और भी जो है प्रदर्शित होने लगे। तो ध्यान रहे, भारत में पहले जो नोटें चलती थी आरबीआई, उसमें जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठवें, फिर अशोक स्तंभ, फिर और जो है गांधी छाप नोटें आई और बीच में कुछ खजूर छाप भी नोटें आई थी। खजूर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है लोगों में भी है और उसका प्रतीक चिन्ह भी है, खजूर का वृक्ष और नीचे एक शेर खड़ा हुआ है। तो रिजर्व बैंक का ये कार्य हो गया नोट जारी करना। नोटों की छपाई से भी संबंधित है, वो बहुत से छोटे भी जो है मुद्दे हैं कि नोट कहाँ कहाँ छपती है। देवास मध्य प्रदेश में छपती है और नासिक महाराष्ट्र में छपती है और शाहबनी पश्चिम बंगाल में, मैसूर कर्नाटक में नोटों की छपाई होती है। भारत में सिक्कों की जो ढलाई है वो मुंबई में भी होती है, कलकत्ता में भी होती है, हैदराबाद में भी होती है और आज़ादी के बाद जो टकसाल खोली गई 1989 में, वो नोएडा उत्तर प्रदेश में खोली गई। अब फिर सवाल बनता है आरबीआई का दूसरा कार्य। आरबीआई का जो दूसरा कार्य है उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक से मतलब यह है भारत में जितने भी प्रकार के बैंक हैं, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो, चाहे अनुसूचित बैंक हो, चाहे गैर अनुसूचित बैंक हो, चाहे जो है विदेशी बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, सभी प्रकार के बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करता है। अर्थात बैंकों को नए बैंक खोलने के लाइसेंस आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाता है। बैंकों की शाखा के विस्तार की अनुमति जो है आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। बैंकों को जो है एटीएम स्थापित करने के लिए, बैंकों में किसी भी प्रकार की जो है प्रबंध से समस्या उत्पन्न हो रही है तो उनका भी जो है समाधान आरबीआई करेगा। अगर कोई बैंक जो है दिवालियापन के कगार पर है, अपने खर्चे उठा पाने में समर्थ नहीं है, तो उस बैंक की 6 महीने तक जांच करने के बाद उस बैंक को किसी बड़े बैंक में मर्ज करने का भी कार्य आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। जो भी बैंक हैं भारत में कार्य कर रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी है, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो आरबीआई बैंकों को जो है अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है। अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल होते हैं। तो आरबीआई का दूसरा कार्य बैंकों के बैंक के रूप में भी है। तीसरा कार्य सरकार के बैंक के रूप में, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें जो हैं उन सभी के लिए जो है वित्त का प्रबंध करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। जितनी भी सरकारें हैं केंद्र और राज्य की, उन सभी सरकारों के जो पैसे आते हैं करों के रूप में, गैर करों के रूप में, वो सब आरबीआई के पास जमा होते हैं। जो भी ये सरकारें अपना किसी को पेमेंट करती हैं वो पेमेंट आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। जब इन सरकारों को ऋण की जरूरत होती है तो आरबीआई इनको जो है ऋण भी प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। जब सरकारों को जो है जनता से ऋण की जरूरत पड़ती है तब उनके लिए भी ऋण लेकर, जनता से ऋण लेकर सरकार को उपलब्ध कराने का कार्य भी आरबीआई करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद इसका आता है आरबीआई का जो कार्य विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य। भारत में विदेशी मुद्रा की जितनी भी आयात निर्यात से कमाई होती है वो सब रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। विनिमय दर जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, घट जाता है, यानी $1 बराबर 40 रुपया, $1 बराबर 45 रुपया, या आज जैसे रेट $1 बराबर 80 रुपया, $1 बराबर 82, ये जो बढ़ घट रहे हैं इनको कंट्रोल करने का कार्य भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई पहले जो है मुख्य रूप से
जो नीति अपनाता था वो स्थिर विनिमय दर की थी। अब जो अपनाता है उसे कहा जाता है तैरती विनिमय दर प्रणाली। इस प्रकार आरबीआई के ये 4